कहते हैं कि आईने में हमारे सामने जो हमें नजर आता है वो हमारा ही अक्स होता है, लेकिन क्या सच में वो हमारा ही अक्स है या फिर आईने के उस पार से कोई और हमें देख रहा होता है। नैना अपने आईने के सामने बैठकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने अपने हाथ में अपना मेकअप ब्रश पकड़ा हुआ था। उसने आई शैडो लगाने के लिए अपनी एक आंख को बंद किया, लेकिन आईने में दिख रहे उसके अक्स की दोनों आंखें अभी भी खुली हुई थी। ये देखकर डर के मारे नैना के हाथ से मेकअप ब्रश छूटकर नीचे गिर गई। नैना ब्रश उठाने के लिए नीचे झुकी, लेकिन उसका अक्स अभी भी आईने में उसी तरह बैठा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। नैना ने जैसे ही नीचे से ब्रश उठाई और आईने में देखा तो उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी और मुंह से काले रंग की लार टपक रही थी। ये देखकर नैना जोर से चीखी। उसने आईने पर वहां रखा वास फेंक कर मारा। वो वास तो चकनाचूर होकर वहीं गिर गया, मगर उस आईने को एक खरोंच तक भी नहीं आई। उस आवाज को सुनकर नैना की मम्मी उसके कमरे में दौड़ी आई। क्या हुआ बेटा, तुम चिल्लाई क्यों? और ये वॉस कैसे टूट गया? तुम ठीक तो हो ना? मम्मा, वो आईना, उसमें मैं नहीं थी, कोई और है जो हूबहू मेरे जैसा है। वो उस तरफ से मुझे देख रही थी। क्या? ये क्या बोल रही हो बेटा तुम? आईने में अपने जैसा और कौन दिखाई दे सकता है तुम्हें? आईने में तो हमें हमारा ही अक्स दिखाई देता है। लगता है तुम्हें कोई भ्रम हो गया है बेटा। नहीं मम्मा, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ। मैंने आईने पर ये वॉस भी फेंक कर मारा, लेकिन इस आईने पर कोई खरोच नहीं आई, बल्कि वॉस टूटकर बिखर गया। क्या? लेकिन मुझे तो इस आईने में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सच बताओ नैना, तुम्हें फिर से रात को नींद ना आने की परेशानी हो गई है क्या? तुम नींद की दवाइयाँ दोबारा तो नहीं खाने लगी हो? नहीं मम्मा। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम घबराना बंद करो, और तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो ऑफिस से छुट्टी ले लो। नहीं, यहाँ पर नहीं रुकूंगी मैं। नैना ने अपना पर्स उठाया और ऑफिस के लिए निकल गई, मगर रह रहकर भी उसके दिमाग में वही बात घूमे जा रही थी। उसके बगल में बैठी उसकी फ्रेंड निकिता बहुत देर से उसे आवाज दे रही थी, मगर वो एक टक बिना पलक झपकाए सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन को ही देखे जा रही थी। निकिता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे जोर से सहलाया तो नैना बुरी तरह घबरा गई। अरे रिलैक्स नैना, मैं हूँ। क्या हुआ तुझे? आर यू ऑल राइट? नहीं यार, कुछ भी ठीक नहीं है। पिछले हफ्ते ही नए घर में शिफ्ट किया है। और क्यों, क्या हुआ? नैना ने निकिता को पूरी बात बताई, मगर उसे भी लगा कि वो बस नैना का भ्रम है। उसने नैना को समझाने की कोशिश की, लेकिन नैना जानती थी कि ये उसका कोई भ्रम नहीं है। रात को उसने घर आकर ठीक से खाना भी नहीं खाया। वो जैसे ही सोने के लिए अपने कमरे के अंदर आई तो उस आईने को देखते ही उसका सर अचानक से भारी होने लगा। उसने अपनी अलमारी से एक कपड़ा निकाला और आईने को उस कपड़े से ढक दिया। जब ये आईना मुझे दिखेगा ही नहीं तो मुझे कुछ होगा भी नहीं। नैना जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। वो बहुत थकी हुई थी, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। मगर थोड़ी देर बाद उसे प्यास लगी। उसने अपनी साइड टेबल पर रखे गिलास से पानी पिया और वापस सोने के लिए लेटने लगी। तभी उसका ध्यान सामने आईने की तरफ गया। उसने आईने पर जो कपड़ा ढका हुआ था वो अब आईने पर नहीं था, और अंधेरे में ऐसा लग रहा था जैसे आईने के उस ओर से कोई घूर कर उसे ही देख रहा हो। नैना ने लाइट का स्विच ऑन किया, लेकिन रूम की लाइट फ्लिकर करने लगी। मगर उस फ्लिकर करती हुई लाइट में नैना को आईने के उस पार अपना खड़ा हुआ अक्स दिखाई दिया, जिसका चेहरा बुरी तरह से कटा फटा हुआ था, और वो नैना की ओर देखकर भयानक तरह से मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ, डर गई? लेकिन ये तो बस शुरुआत है। धीरे धीरे तू पूरी तरह मेरे अंदर समा जाएगी, और उस दुनिया में कुछ बचेगा तो सिर्फ तेरा शरीर।
नैना जोर से चीखती हुई कमरे से बाहर भागी और अपने मम्मी पापा के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी। उसके पापा ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो उसने जल्दी से कमरे के अंदर जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो बुरी तरह हाफ रही थी और डर के मारे उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। बेटा, क्या हो गया तुम्हें? ये क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? मुझे उस रूम में नहीं जाना पापा। अगर मैं वहां गई तो वो मुझे मार देगी। मुझे मार देगी वो पापा। क्या? कौन मार देगा तुम्हें? बेटा, तुम अब भी वही बात अपने मन में लेकर बैठी हो। कुछ दिनों बाद तुम्हारी सगाई है। अगर कोई आलतू फालतू दवाइयाँ खानी शुरू की हैं तुमने तो प्लीज बंद कर दो, क्योंकि उसका असर तुम पर बहुत बुरी तरह हो रहा है। नैना अक्सर ही छोटी छोटी स्ट्रेस और टेंशन के लिए भी दवाइयाँ लिया करती थी, इसलिए उसके मम्मी पापा को लगा कि वो अभी भी वो दवाइयाँ खा रही है। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि नैना कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। अगली सुबह नैना जब ऑफिस के लिए तैयार हुई तो उसका बॉयफ्रेंड ध्रुव घर पर उससे मिलने के लिए आ गया। मगर ध्रुव को देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता छा गई। अरे क्या बात है, वैसे तो मुझे देखकर तुम हमेशा इतनी खुश हो जाती हो और आज ऐसा एक्सप्रेशन जैसे तो तुम मुझे देखना ही नहीं चाहती। ना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर? बहुत दिन से हम मिले नहीं थे तो सोचा आज तुम्हें शॉपिंग पर ले जाता हूँ। वैसे भी सगाई बहुत पास है, चलो आज शॉपिंग पर चलते हैं। नैना के चेहरे से लग रहा था जैसे वो ध्रुव के साथ जाना ही नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी वो तैयार होकर उसके साथ घर से निकल रही। पूरे दिन वो ध्रुव के साथ घूमती रही, लेकिन ना तो उसने कुछ शॉपिंग की और ना ही उसने कुछ खाया पिया। ध्रुव बहुत ही गुस्से में था। उसने पार्किंग लॉट से गाड़ी बाहर निकाली, तभी उसका ध्यान गाड़ी के रियर मिरर पर पड़ा। नैना बिना पलक झपकाए खुद को आईने में घूरती जा रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। शादी करेगा तू इससे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। शादी से पहले ही मार दूंगी इसे। तुम अपने होश में तो हो नैना, ये सब क्या बोल रही हो तुम? इससे पहले कि ध्रुव कुछ समझ पाता, नैना अपनी हड्डियों को जोर जोर से चटकाने लगी। उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज पूरी कार में गूंज रही थी और नैना बड़ी ही बुरी तरह दर्द से चिल्ला रही थी। और अचानक ही वो जोर जोर से हंसने लगी। क्या हुआ? इसे दर्द में देखकर बहुत तकलीफ हो रही है तुझे, लेकिन असली दर्द तो इसे अभी मिला ही नहीं है। इतनी आसानी से नहीं मारूंगी इसे, तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा इसे। ध्रुव की आंखों में डर पसरा हुआ था। नैना एक एक करके अपनी उंगलियों की हड्डियां तोड़ रही थी। तभी ध्रुव की गाड़ी के शीशे पर दस्तक हुई और उसने जल्दी से गाड़ी का शीशा नीचे कर दिया। तभी एक औरत ने माता रानी की एक छोटी सी मूर्ति ध्रुव के हाथ में थमा दी और ध्रुव ने जल्दी से उसे अपनी 100 रुपए की है भैया, मेरे पास और भी हैं, दिखाऊं? नहीं दीदी, ये लो आपके पैसे, और आपने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने ही आपको मेरी मदद के लिए मेरे पास भेजा है। वो औरत मुस्कुराकर वहां से चली गई और ध्रुव ने जब नैना की तरफ देखा तो वो बिल्कुल शांत हो चुकी थी। ध्रुव ने माता रानी के सामने हाथ जोड़े। ध्रुव उसी वक्त उसे मंदिर लेकर जाना चाहता था, लेकिन हड्डियों के चटकने की वजह से नैना की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। उसे काफी ज्यादा चोट लगी थी। उसे बैंडेज करवाकर ध्रुव उसे उसके घर लेकर आया। नैना की हालत देखकर उसके घर वाले भी बहुत घबराए हुए थे। ध्रुव ने उन्हें पूरी बात बताई, मगर तभी नैना अचानक वहां से उठकर अपने रूम में भाग गई और उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और अंदर से उसकी हंसी की भयानक आवाज सुनाई दी। बेवकूफ कहेंगे, एक मौका मिला था तुझे इसे बचाने का, लेकिन तूने वो मौका भी गवा दिया। लेकिन अब मैं तुम्हें और मौके नहीं दे सकती। आज की रात इसकी आखिरी रात है। कल का सूरज
ये नहीं देखेगी। नैना अंदर से जोर जोर से खुद को चोट पहुंचाते हुए चीख रही थी। ध्रुव बार बार किसी को कॉल ट्राई कर रहा था, मगर उसके फोन से कॉल लग ही नहीं पा रही थी। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें अब जो भी करना है खुद करना होगा। तभी ध्रुव का ध्यान वहां पर रखे स्पीकर्स पर गया। उसने जल्दी से उसे कनेक्ट करके उसमें हनुमान चालीसा प्ले कर दी। और घर में हनुमान चालीसा चलते ही अंदर से नैना की भयानक चीखें गूंज उठी। बंद करो, मैं कहती हूँ बंद करो इसे, वरना अभी इसे खत्म कर दूंगी। भगवान की शक्ति के आगे तू एक पल भी नहीं टिक सकती। तुझे नैना को छोड़ना ही पड़ेगा। अंकल आंटी, आप भी हनुमान चालीसा का उच्चारण करिए, इससे वो शक्ति और कमजोर पड़ेगी। ध्रुव और उसके मम्मी पापा भी हनुमान चालीसा का उच्चारण करने लगे। ध्रुव और नैना के पापा ने मिलकर नैना के कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। अंदर नैना बेहोश पड़ी हुई थी। उसके माथे से लगातार खून बह रहा था। ध्रुव ने उसके माथे पर एक कपड़ा बांधा और अपने फोन में हनुमान चालीसा प्ले करके वो नैना और उसके मम्मी पापा को लेकर मंदिर के लिए निकल गया। मगर मंदिर आने से थोड़ी देर पहले ही ध्रुव के फोन की बैटरी लो होने लगी। ओह नो, मंदिर तो यहाँ से कम 5 मिनट दूर है और मेरा फोन ऑफ होने वाला है। अगर इसमें हनुमान चालीसा बंद हो गई तो वो आत्मा फिर से नैना पर हावी हो जाएगी। नहीं बेटा, भगवान जब हमें यहाँ तक लेकर आया है तो वो मेरी बच्ची को कुछ नहीं होने देगा। वंदना ने खुद हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू किया और उसके साथ वो दोनों भी हनुमान चालीसा का जाप करने लगे। लगभग 5 मिनट में वो लोग मंदिर के बाहर पहुंचे। उन्होंने जैसे ही नैना को गाड़ी से बाहर निकाला तो वो बुरी तरह छटपटाने लगी और वहां से भागने की कोशिश करने लगी। मगर तभी सामने मंदिर से आरती की आवाज गूंज उठी। नैना जोर जोर से बुरी तरह चिल्लाने लगी। वो लोग उसे खींचते हुए मंदिर के अंदर लेकर गए। माता रानी के सामने जाते ही उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। तभी पंडित जी ने उसके ऊपर माता रानी के चरणों का सिंदूर छिड़क दिया और उसके सर पर हाथ रखकर कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगे। नैना बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी, मगर पंडित जी के चेहरे पर एक अजीब सी चिंता थी। अब मेरी बेटी ठीक है ना पंडित जी? अब तो उसे किसी से कोई खतरा नहीं है ना? खतरा अभी टला नहीं है। माता रानी के प्रकोप से अभी के लिए वो शक्ति यहाँ से भाग गई है, लेकिन उसे जैसे ही मौका मिलेगा वो फिर से तुम्हारी बेटी पर हावी होने की कोशिश करेगी। क्या? तो फिर आप इसका कुछ निवारण कीजिए ना पंडित जी, वरना मेरी बेटी सुरक्षित कैसे रहेगी? निवारण तो मैं कर दूंगा, लेकिन पहले मुझे जानना होगा कि इस बच्ची के साथ ये सब हुआ कैसे, क्योंकि ये आत्मा अपने आप तुम्हारी बेटी के पीछे नहीं लगी है, बल्कि इसे इसके पीछे छोड़ा गया है। क्या? लेकिन भला मेरी बेटी के साथ कोई ऐसा क्यों करेगा? इसकी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? तभी गोविंद के दिमाग में वही आईने वाली बात आई। उसने वो बात पंडित जी को बताई। क्या? इसका मतलब आईने के जरिए उस आत्मा को तुम्हारी बेटी पर हावी किया गया है। मुझे इसी वक्त अपने घर लेकर चलो। हमें अभी के अभी इसका निवारण करना होगा, क्योंकि कल अमावस की रात है और अमावस की रात ऐसी शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। कल उसे काबू करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमें जो करना है आज ही करना होगा। पंडित जी ने नैना के साथ साथ बाकी सबकी कलाई पर भी रक्षा सूत्र बांधा और उनके घर आए। घर के दरवाजे पर उन्होंने सिंदूर लगाया और दरवाजे पर कलावे को बांध दिया। उन्होंने नैना के कमरे के बाहर भी सिंदूर लगाकर कलावे को बांध दिया, ताकि वो शक्ति घर से बाहर ना भाग पाए। वो अंदर नैना के कमरे में गए और कमरे में जाते ही उन्होंने उस आईने पर सिंदूर का छिड़काव कर दिया और तभी उन सभी को ठीक नैना की तरह दिखने वाला एक अक्स आईने में दिखाई दिया, जिसका चेहरा बुरी तरह से कटा फटा हुआ था और पूरे शरीर पर जिंदा कीड़े रेंगते हुए उसके मांस को खा रहे थे। मुझे इस आईने से आजाद कर दे पंडित, मैं तो बस यहाँ मुझे दिया गया कार्य पूरा करने आई थी। मैं इस लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, जाने दे मुझे यहाँ से। पहले बता, किसने भेजा तुझे यहाँ पर और क्यों मारना चाहता है कोई इसे? मैं उसका नाम नहीं बता सकती, लेकिन अगर ये लड़की बच गई
तो जिसने मुझे यहाँ भेजा है उसकी मृत्यु होनी निश्चित है। अगर इसे नहीं मारा तो उसे मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और आईने के सामने ही अग्नि कुंड जलाकर बैठ गए। उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए आईने पर सिंदूर और गंगा जल का छिड़काव किया। आईने के भीतर वो अक्स बुरी तरह से तड़प रहा था। तभी कुछ देर बाद वो आईना टूटकर चकनाचूर हो गया और उसके अंदर से एक काला धुआं निकला। पंडित जी ने ध्रुव को खिड़की खोलने का इशारा किया। अर्जुन ने जैसे ही खिड़की खोली तो खिड़की के जरिए वो धुआं वहां से बाहर निकल गया। 2 दिन बाद नैना की तबीयत में भी अब काफी सुधार आ चुका था। तभी उसके फोन पर उसकी दोस्त निकिता की कॉल आई और उसने बताया कि उनके ऑफिस में जॉब करने वाले अनिमेश की बड़े ही अजीब तरीके से मौत हो गई है। उसके पूरे शरीर में कांच के टुकड़े चुभे हुए थे, जबकि उसके कमरे में कोई आईना था ही नहीं। ये बात सुनते ही नैना सब कुछ समझ गई और उसने ध्रुव को भी ये बात बताई। इसका मतलब मेरे साथ ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि अनिमेश ही था। मुझे हमेशा दोस्त कहा तूने, कभी मेरे प्यार को देखा ही नहीं। उस ध्रुव से शादी करनी है ना तुझे, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। अगर तू मेरी नहीं हुई तो मैं तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। खत्म कर दूंगा मैं तुझे। अनिमेश के मन में क्या था वो नैना कभी जानती ही नहीं थी। अनिमेश उसे पसंद करता था, मगर नैना हमेशा से ध्रुव को चाहती थी। लेकिन अनिमेश ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने नैना के नए घर की गृह प्रवेश की पार्टी में उसे वो आईना गिफ्ट किया, जिस पर उसने नैना को खत्म करने के लिए काला जादू किया था। लेकिन बुरे का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अनिमेश ने नैना के लिए जो जाल बुना था उसमें वो खुद ही फंस गया और अपने किए की सजा उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी।